और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं और बात सबसे पहले छत्तीसगढ़ की करते हैं। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी चयन के लिए भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज संपन्न हो गई। इस बैठक में आपको बता दें कि कुल 17 दावेदारों के नाम सामने रखे गए थे। 18 लोग बैठे हुए थे पैनल में, जिसमें से 5 नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति के पास यानी 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग फैसला लेने के लिए भेज दिया गया। रायपुर में शनिवार को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में 5 नामों का एक पैनल तैयार हो चुका है, जिसे केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा, जहां से बीजेपी प्रत्याशी के नाम का ऐलान होगा। इसके पहले बीजेपी ने प्रत्याशी चयन के लिए 4 सदस्यीय पर्यवेक्षकों की टीम बनाई थी, जिसने 17 नामों का पैनल तैयार किया और अब उनमें से 5 नाम चुने गए हैं। इनमें ब्रह्मानंद नेताम, गौतम उइके, बंटी ठाकुर, देवेंद्र टेकाम और परमानंद तेते के नाम शामिल हैं। 17 नाम विधानसभा प्रत्याशी के लिए उनके पास आए। उन नामों पर विचार करके 5 नामों का पैनल आज हम केंद्रीय चुनाव समिति को भेज रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति उस पर निर्णय करेगी और वहां से प्रत्याशी की घोषणा होगी। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए 17 नवंबर तक नामांकन होगा, 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो 18 लोग 17 नामों पर मंथन करके 5 नाम तय करके दिल्ली भेज दिए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में अभी राजनीति गर्म है। बिलासपुर की महतारी हुकार रैली का सियासी वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस जहां स्मृति ईरानी पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल की बात कह रही है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। क्या कहा है बीजेपी ने, जरा सुनिए आप। बिलासपुर में हुए बीजेपी की महतारी हुंकार रैली पर सियासी रार तेज हो गई है। इस रैली में शामिल स्मृति ईरानी ने खुद को घर में घुसकर वार करने वाला बताया, जिस पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अभद्र भाषा बीजेपी की संस्कृति है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि चुनाव का समय है, बहुत सारे लोग हुंकार भरेंगे। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि दोबारा कांग्रेस ही जीतेगी और हमारी ही सरकार बनेगी। अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी संस्कृति है, जो अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ क्या क्या टिप्पणी नहीं की सब जानते हैं। तो झूठ बोलने बड़ी माहिर हैं। मुझे लगता है कि शब्दों का चयन और वो भी केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा ठीक ठाक होना चाहिए। घर में घुस के मारने जैसा शब्द मैं समझता हूं कि राजनीतिक प्रतिष्ठा के खिलाफ है। चुनाव का समय है, अब बहुत लोग हुंकार करेंगे, बहुत लोगों को छींकें आएंगी, बहुत लोग खांसी होगा, चलता रहेगा। हुंकार रैली को बीजेपी ने ऐतिहासिक बताया और कहा कि आंदोलन से कांग्रेसी अंदर से डर गए हैं। स्मृति ईरानी जी की उपस्थिति में जो एक ऐतिहासिक महतारी हुंकार रैली का आयोजन हुआ है, कांग्रेस डर गई है, सहम गई है और इसलिए बौखलाहट में इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। वास्तविक में कांग्रेस अंदर से हिल गई है और हिलने के बाद में वो बोल अलग रहे हैं, निकल मुंह से अलग रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐतिहासिक रैली, इतना बड़ा महिलाओं का रैली आज तक बिलासपुर में या प्रदेश में नहीं हुआ है। स्मृति ईरानी जी ने कोई ऐसा वातावरण निर्मित नहीं किया कि यहाँ पे हम लोग हम नहीं कहा कि भाजपा वाले कोई डंडा चलाएंगे या ये करेंगे या मारपीट करेंगे, ये नहीं है। ये जो एक पॉलिटिकल जो वार है, उस वार को कांग्रेस सह नहीं पा रही है। छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव होने हैं, लिहाजा आंदोलन और सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। 2023 का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों चुनावी मोड पे आ चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी छत्तीसगढ़ में सक्रिय है। बीते 2 महीने में आरएसएस चीफ मोहन भागवत दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस बार भागवत उत्तर छत्तीसगढ़ यानी कि सरगुजा संभाग जाएंगे। आरएसएस प्रमुख 13 नवंबर को जशपुर पहुंचेंगे। यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये कोशिश कर रही हैं कि कैसे इस बार छत्तीसगढ़ का किला वो जीते। और इसी सिलसिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छत्तीसगढ़ में सक्रिय है। अब सोचिए 2 महीने में यह उनका दूसरा दौरा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहली दफा सरगुजा संभाग के दौरे पर आ रहे हैं। 13 नवंबर को भागवत जशपुर पहुंचेंगे। 14 नवंबर को स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसके लिए तैयारियां जारी है। जशपुर राजघराने के यश प्रताप सिंह देव गांव-गांव जाकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। हाथ में पीला चावल देकर आमंत्रण दिया जा रहा है। तो वहीं 15 नवंबर को भागवत अंबिकापुर प्रवास पर रहेंगे, जहां पीजी कॉलेज मैदान में भागवत एक सभा को संबोधित करने के साथ कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तैयारियां पूरी चल रही हैं। सभी 6 जिलों में स्वयंसेवक अधिकतम संख्या में आने के लिए अपनी गणवेश की पूर्ति कर रहे हैं। सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में भागवत का सरगुजा संभाग का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। 2 महीने के अंदर मोहन भागवत का ये उनका छत्तीसगढ़ का दूसरा दौरा है। इसको लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और अब रुख मध्य प्रदेश का कर लेते हैं। बुरहानपुर के बोरदली में 20 नवंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी। इसकी तैयारियों को लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहां पहुंचे और यात्रा के 22 किलोमीटर तक के सड़क मार्ग का उन्होंने निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने बोरदली गांव में राहुल गांधी के रात्रि विश्राम की जगह का मुआयना किया, देखा और स्थानीय नेताओं से चर्चा की। इस दौरान पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव, निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी समेत कई नेता मौजूद थे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कमलनाथ ने यह कहा है कि देश के संविधान पर जो आक्रमण हो रहा है उसी के लिए इस यात्रा की जरूरत पड़ी है। बीजेपी की ओर से सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि राहुल की यात्रा से बीजेपी का पेट क्यों दुख रहा है। संविधान पर जो आक्रमण हो रहा है, जो अटैक हो रहा है, आज इसीलिए ये यात्रा की आवश्यकता पड़ी। राहुल जी 3700 किलोमीटर चल रहे हैं। आम जनता को महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसानों की अन्याय की बात हो, सब बातें करें। भोपाल नगर निगम अपनी माली हालत का रोना अक्सर रोता रहा है, लेकिन दूसरी ओर उसकी फिजूल खर्ची की लिस्ट देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सड़क, नालियां, बिजली, पानी की व्यवस्था भले चरमराई हो, लेकिन शहर सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों को खुश करने के लिए फूल मालाओं के नाम पर भारी भरकम खर्च की तैयारी निगम प्रशासन ने कर ली है। शिकिल व्यवहार की इस रिपोर्ट को प्रवीण गुप्ता ने शानदार तरीके से बयां की है, जरूर देखिए। शहर रो रहा है अपनी तंगहाली पर। सियासतदां के स्वागत में गले का हार चाहिए। महकमा महकता रहे फूलों की खुशबू से, बाकी इन्हें गुलिस्तान शहर बर्बाद चाहिए। ये महज चंद पंक्तियां नहीं, एक मुकम्मल दर्द है भोपाल वासियों का, देश के दिल की राजधानी के लोगों का। शहर की सड़कों की हालत कई जगह वेंटिलेटर पर है। माननीय मुख्यमंत्री खुद इसको लेकर नाराजगी जता चुके हैं। भोपाल में शाम के बाद तफरी करने निकलिएगा तो जरा संभल कर। स्ट्रीट लाइट का बिल नहीं भरने से कई इलाकों का अंधेरा आपके अरमान तोड़ सकता है। अरमान तो टूटेंगे ही, सड़कों के गड्ढे टांगे भी तोड़ सकते हैं। बच गए तो खुद को खुशकिस्मत समझिएगा। शहर में दुश्वारियां तमाम हैं। नाले नालियों की खस्ता हालत के सुधार के लिए पैसे का रोना है। 2 दर्जन से अधिक बड़े प्रोजेक्ट फंड के इंतजार में आंसू बहाए जा रहे हैं, लेकिन मतलब किसको है? जिसको होना चाहिए उन जिम्मेदारों की बेपरवाही का नमूना भी देख लीजिए। नगर निगम प्रशासन ने महज फूलमाला और बुके पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च की तैयारी कर ली है। शहरवासियों का दर्द अलग बात है। साहब और नेताओं की शान में कोई कमी न हो, इसलिए यहाँ बिना देर किए जनसंपर्क शाखा ने नेताओं पर फूलमाला, सजावट, फ्लावर पॉट के खर्च के नाम पर टेंडर भी जारी कर दिया। पूरे 2 साल का इंतजाम कर लिया गया है। 85 पार्षदों वाला नगर निगम 1 साल में 75 लाख रुपए केवल इसलिए खर्च करेगा कि खुशबूदार फूलमालाओं से नेताओं का स्वागत किया जा सके। वो भी तब जब सीएम खुद ऐसी फिजूल खर्ची के लिए कई बार नसीहत दे चुके हैं। पर नसीहतें कितनी याद रहती हैं? याद रहती तो जिम्मेदार बदहाल सड़कों और बिजली पर भी थोड़ा ध्यान दे देते। खैर, सवाल उठे तो नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने मुद्दा लपक लिया और आपत्ति भी दर्ज करा दी। कह दिया कि ये तो अपराध है।
कमिश्नर नगर निगम को चाहिए, जब नगर निगम के अंदर कोई पैसा नहीं है तो 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर निकालना अवैधानिक अनुचित है, क्योंकि ये जनता का पैसा है, जनता के पैसे का दुरुपयोग है और इस दुरुपयोग करने के लिए नगर निगम नहीं है। सवालों ने आग पकड़ी तो धुआं नगर निगम के अध्यक्ष तक भी पहुंच गया। कहना पड़ा कि टेंडर के बारे में पूरी जानकारी अफसरों से तलब करेंगे। ये कितना जरूरी है, जांच में ये भी सवाल होगा। ये विषय संज्ञान में लाए गए। मैं अधिकारियों से चर्चा करके पूरे टेंडर की विषय वस्तु, उसकी डिटेल जानकारी लेता हूँ। भोपाल नगर निगम में नेताओं की जी हुजूरी को पालने पोसने का ये कोई पहला मामला नहीं है। 5 दर्जन से ज्यादा घोटालों की फाइलें जनता के पैसों का हिसाब मांगते मांगते बंद कर दी गईं। और अब यहाँ तो हद ही हो गई। रूठ न जाए कहीं रौबे सियासत, इन्हें खुशबू से हम तरबतर रखेंगे। रोती रहे कितना भी अवाम, फाइलों की फहरिस्त में ये आंसू दफन रखेंगे। शिखिल व्यवहार, IBC 24, भोपाल। भोपाल में बैंक कर्मी के अपहरण का खुलासा हो गया है, यानी नाम सामने आ गया है। बैंक कर्मी का मामा साजिश का मास्टरमाइंड निकला। उसने 2 साथियों के साथ साजिश रची थी और बैंक कर्मी को अधमरा करके जंगल में फेंक दिया था। आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है। असल में भोपाल में अनुपम दास नाम के शख्स पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। कर्ज चुकाने के लिए उसकी नजर अपने इकलौते भांजे राहुल रॉय पर थी, जो करोड़ों का वारिस है और भोपाल में ICICI बैंक के रिकवरी मैनेजर के तौर पे काम करता है। अपहरण और हत्या की कोशिश से बचने के बाद राहुल को होश आया और पूरे मामले के बारे में सबको बताया। एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना आई थी। बातचीत पे पता चला कि 2 आरोपी का नाम है, एक हंसराज, एक आदित्य। इन दोनों ने इसको घायल करके जंगल में छोड़ दिया था और उसके बाद वहाँ से भाग गए। इसका मोबाइल उन्होंने अपने पास रख लिया और उसकी मां को फिरौती के लिए कॉल किया। आरोपियों के नाम पता लगने पर हम लोगों ने इनको खोजना शुरू किया। तो दोनों आरोपी पकड़े गए। दिल्ली NCR में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। एक हफ्ते में दूसरी बार भूकंप के झटके आए हैं। रात 7:57 के करीब गाजियाबाद, नोएडा समेत कई शहरों में झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड में धरती हिली तो लोग सहम गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 बताई जा रही है और भूकंप का केंद्र बिंदु नेपाल था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज 68 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। सुबह 8 बजे वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने के बाद ठंड की वजह से मतदान केंद्रों पर थोड़े कम मतदाता पहुंचे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे वोटर्स बड़ी संख्या में पहुंचने लगे। 7,881 पोलिंग बूथों पर शाम 5 बजे तक करीब 66% वोटिंग हुई। इसके साथ ही उम्मीदवारों की सियासी किस्मत EVM में लॉक हो गई। इस बार कुल 412 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें 24 महिला और 388 पुरुष उम्मीदवार हैं। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तब तक EVM को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। इधर गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार बनी तो युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए फिक्स कर दी जाएगी और लोगों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। शिक्षा पर जोर देते हुए कांग्रेस ने 3000 अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल खोलने, उच्च शिक्षा की फीस में 20% की कमी करने और लड़कियों को KG से PG तक शिक्षा मुफ्त देने का वादा किया है। किसानों को 3 लाख तक का कर्ज माफ करने और नहर से खेत तक पानी फ्री पहुंचाने की व्यवस्था करने का जिक्र भी किया है। ये सारी बातें मैनिफेस्टो में हैं। इसके अलावा अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल करने और बिल्किस बानो गैंगरेप केस के दोषियों की रिहाई रद्द कर उन्हें फिर जेल भेजने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के
विशाखापट्टनम में 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी मौजूद रहे। विशाखापट्टनम को सौगात देने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने ये कहा कि इन परियोजनाओं का आंध्र के लोगों को काफी लंबे समय से इंतजार था। आज जब ये इंतजार पूरा हो रहा है तो आंध्र प्रदेश और इसके तटीय क्षेत्र एक नई रफ्तार से विकास को आगे बढ़ाएंगे और आगे दौड़ाएंगे। अब बात करेंगे खेल जगत की। 16 अक्टूबर से 16 टीमों के बीच शुरू हुई T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। कल मेलबर्न में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें 30 साल बाद फिर से विश्व कप के फाइनल में भिड़ेंगी। T20 मुकाबलों में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच अभी तक 28 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 18 मैच जीते हैं तो पाकिस्तान को सिर्फ 9 मुकाबलों में जीत मिली है। इस लिहाज से बात करें तो इंग्लैंड का पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई देता है।